हाय एवरीवन। तो फाइनली आज 13 फेब को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसे पार्लियामेंट में रख दिया है। ये इनकम टैक्स बिल बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसे रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है और उसकी जगह एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की ये बात कर रहा है। तो जब एक नया इनकम टैक्स एक्ट आने की बात चल रही है तो जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961, जिसके अंदर एक ऐसी चीज जिसकी वजह से लोग एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग कर पाते थे, मतलब जो होम रेंट का, हाउस रेंट का जो उन्हें डिडक्शंस मिलते थे, उसका इस नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में जो आगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनेगा, ये हाउस रेंट के रिगार्डिंग क्या बात करता है, इसी चीज को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, इसके अंदर बेसिकली आपको जो हाउस रेंट आप पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट देने की बात किस तरह से की गई है वो हम इस छोटे से चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हाउस रेंट आप पे करते हो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि आप एक्चुअली इनकम कैसे अर्न कर रहे हो। मतलब क्या आप सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब क्या आप एक एम्प्लॉई हो या आप एक एम्प्लॉई नहीं हो, नॉन एम्प्लॉई कोई पर्सन हो, किसी और सोर्सेज से इनकम अर्न करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो। अगर आप एक एम्प्लॉय हो उसके बाद भी आपको यह चीज समझना जरूरी हो जाएगी कि क्या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हाउस रेंट के लिए कुछ अलग से पैसा दे रहा है क्या, जिसे जनरली आप हाउस रेंट अलाउंस बोल सकते हो, या जरूरी नहीं है वो आपको हाउस रेंट अलाउंस के नाम से ही पैसा दे, किसी और नाम से भी पैसा दे सकता है, लेकिन वो पैसा बेसिकली आपको जो आपका रेंट पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग वो पैसा आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो और आपका एम्प्लॉई आपको कोई हाउस रेंट के लिए पैसा दे रहा है, जिसे जनरली हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, तो ऐसे केस के अंदर उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा उसकी कैलकुलेशन आपको समझने के लिए जो सेक्शन 11 है नए इनकम टैक्स बिल का, जिसे आप क्लोज 11 बोल सकते हो अभी, उसको पढ़ना होगा और उसके साथ आपको जो शेड्यूल 3 की सीरियल नंबर 11 है उसे देखना होगा। तो जब आप क्लोज 11 या सेक्शन 11 के साथ शेड्यूल 3 का सीरियल नंबर 11 देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना बेनिफिट इस बार हाउस रेंट के रिगार्डिंग मिल रहा है। ये किसे, जो एम्प्लॉइज और जिनके एम्प्लॉयर उन्हें कुछ हाउस रेंट के रिगार्डिंग अलग से पैसा दे रहे हैं। अब जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन उनके एम्प्लॉयर ऐसा कुछ हाउस रेंट के रिगार्डिंग अलग से पैसा नहीं दे रहे, वो लोग या फिर ऐसे लोग जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उनके लिए किस तरह से हाउस रेंट का बेनिफिट की बात यहां पे इनकम टैक्स बिल 2025 कर रहा है। तो यहां पे नॉन एम्प्लॉइज के अंदर मान लीजिए कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी जो हाउस रेंट वो पे कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग बेनिफिट यहां पे मिल सकता है नए इनकम टैक्स बिल के अंदर। तो इसका आपको बेनिफिट कितना मिलेगा वो कैलकुलेशन समझने के लिए आपको जो नया इनकम टैक्स बिल है उसका आप क्लोज 134 बोल लीजिए, सेक्शन 134 जो आने वाले एक्ट का बन सकता है वो आप बोल लीजिए। तो इसकी कैलकुलेशन आपको यहां पे सेक्शन 134 के अंदर मिलेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज है जिन्हें एचआरए मिल रहा है उनकी कैलकुलेशन किस तरह से यहां पे बात की गई है सेक्शन 11 को शेड्यूल 3 के साथ और सीरियल नंबर 11 के साथ। तो सबसे पहले हम सेक्शन 11 पे चलते हैं। तो जब आप क्लोज 11 सेक्शन 11 पे चलेंगे इस नए बिल के, तो वो बात करता है कि इनकम जो इंक्लूड नहीं होगी टोटल इनकम में, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी इनकम्स की बात करेगा। ये जो सेक्शन 11 है, क्लोज 11 है, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो इसका जो क्लोज 11 का पहला पॉइंट है, पहला सब क्लोज है या पहला सबसेक्शन आप बोल लीजिए, वो बात करता है कि अगर आपको जो कंप्यूट करनी है आपकी टोटल इनकम पे आपका टैक्स लगेगा, तो जो आपकी टोटल इनकम आपको जो कंप्यूट करनी है किसी भी पर्सन की, एनी पर्सन की, किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के लिए इस एक्ट के अंदर, तो जो इनकम आपको शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर दी हुई है वो आपका पार्ट नहीं बनेगी टोटल इनकम का। मतलब अल्टीमेटली उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आप जो कंडीशंस दी हुई है वो फुलफिल कर देते हैं। तो मतलब इनके अंदर शेड्यूल्स के अंदर आपको कुछ लोग दिए हुए हैं, कुछ इनकम दी हुई है और कुछ कंडीशंस दी हुई है। अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, एक तरह से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आगे ये इसके अंदर जो सबसेक्शन 5 है उसके अंदर ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बना सकती है, नोटिफिकेशंस बना सकती है। ये जो सभी शेड्यूल्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी यहाँ पे ये शेड्यूल्स है उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट रूल्स, नोटिफिकेशन ला सकती है। मतलब वहाँ पे बेसिकली आपको या तो कुछ कंडीशंस बता सकते हैं, कुछ आपको वहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जाएगी। तो अब जब आपको समझ आ गया कि शेड्यूल 3 के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, अब शेड्यूल 3 के अंदर क्या बात लिखी हुई है वो हम देखते हैं।
तो जब आप शेड्यूल 3 यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंस देता है सेक्शन 11 का, क्योंकि सेक्शन 11 हमने देखा कि वो बात करता है शेड्यूल 3 की, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग दोनों की यहाँ पे दी हुई है। और शेड्यूल 3 यहाँ पे बात करता है कि इनकम जो इंक्लूड नहीं की जाएगी टोटल इनकम में एलिजिबल पर्सन की। अगर कोई पर्सन एलिजिबल पर्सन है तो उसकी टोटल इनकम का पार्ट ये सब इनकम नहीं बनेगी, मतलब उस पर टैक्स उन्हें नहीं देना। अब किसकी जो एलिजिबल पर्सन है वो यहाँ पे लिखे होंगे कॉलम सी के अंदर, कौन सी इनकम है वो वहां पे आपकी लिखी होगी कॉलम बी के अंदर, और कंडीशंस क्या है वो आपकी लिखी हुई है कॉलम डी के अंदर। तो हम चलते हैं अब सीरियल नंबर 11 पे सीधा। सीरियल नंबर 11 बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है आपके लिए कि अगर आपकी कोई भी स्पेशल अलाउंस मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, किसे मिल रहा है, किसी भी एसएससी को मिल रहा है, किसी भी एसएससी को अपने एम्प्लॉयर से एक स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, तो उस अलाउंस में वो अलाउंस आपको स्पेसिफिकली किस लिए मिल रहा है कि आपको जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका एक्चुअल पेमेंट ऑफ रेंट का एक्सपेंडिचर है वो पे करने के लिए, वो मीट करने के लिए आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, चाहे वो किसी भी नाम से मिल रहा हो, बाय वट एवर नेम, चाहे उस नाम को आप कुछ भी दे दीजिए, हाउस रेंट अलाउंस दे दीजिए या कोई भी आप नाम दे दीजिए, बेसिकली वो आपको पैसा मिल रहा है आपके रेंट की पेमेंट के लिए। तो अगर आपको ऐसा कोई पैसा मिल रहा है उसे ये स्पेशल अलाउंस यहाँ पे कवर कर रहा है। और ये रेंट किसके रिगार्डिंग है, जो आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, मतलब आप एज अ एम्प्लॉई, आप एज अ एसएससी, कोई जगह है वो रेजिडेंशियल आपका अकोमोडेशन है और आप वहां पे रह रहे हो, उसके रिगार्डिंग ये आपको रेंट अलाउंस मिल रहा है, उसकी यहाँ पे ये बात कर रहा है। अब क्या इसका मतलब सिर्फ इतना पढ़े तो क्या पूरा का पूरा आपको जो रेंट अलाउंस मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर रही है इस नए एक्ट में? तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देगी आपको जो भी एचआरए मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने आगे बी के अंदर क्या बात लिख दी कि वो अलाउंस उस एक्सटेंट तक जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, ये प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे, कोई रूल के अंदर ये बात लिखेंगे कि कितना अलाउंस हम यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे करेंगे, हैविंग रिगार्ड टू एरिया कर देंगे या प्लेस कर देंगे जहाँ पे वो अकोमोडेशन सिचुएटेड है, मतलब आपका अकोमोडेशन कहाँ रह रहे हो आप, उसके बेसिस पे वो रूल के अंदर एक कैलकुलेशन बताएंगे, एक प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से आपकी वो कैलकुलेशन होगी कि आपका कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट होने वाला है, यहाँ पे कितने अलाउंस आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद ये आगे कंडीशन में लिखते हैं कि वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उस एसएससी के द्वारा ओन नहीं होना चाहिए, मतलब आप खुद का ही आपका वो जगह है और आप उसी का रेंट पे करके अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसका डिडक्शन क्लेम कर लूँ, मेरी वो टोटल इनकम का पार्ट ना बने, तो वो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि आपने एक्चुअली इनकर किया हो एक्सपेंडिचर रेंट की पेमेंट करने के लिए, मतलब आपने एक्चुअली रेंट पे किया हो, उसके अंदर ही आपको यहाँ पे ये डिडक्शन की बात कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम से एक्सक्लूजन की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी नाम से भी हो रहा हो और वो किसके रिस्पेक्ट में हो, कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात कर दी है, एचआरए को यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे अभी प्रिस्क्राइब करेगी कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी, उसकी पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका कैसे होएगा कि आपको कितना एचआरए आपका अल्टीमेटली टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल ऐड करेगी जो हमें अभी आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा कि एक्चुअली आपका यहाँ पे कितना एग्जाम्पशन गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। अब बात आती है यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ इस एक्ट में कि जो यहाँ पे एचआरए जिन्हें नहीं भी मिल रहा, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी है, तो क्या उन्हें भी यहाँ पे रेंट पेमेंट का गवर्नमेंट बेनिफिट देने की बात कर रही है इस एक्ट के अंदर? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड कर रही है, सेक्शन 134, जिसे अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप ये सेक्शन 134 देखेंगे तो उसकी हेडिंग है कि डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। तो जो आप रेंट पे कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शंस गवर्नमेंट यहाँ पे देने की बात कर रही है। जैसे आप 80C वगैरह के डिडक्शंस देखते थे, उसी तरह से यहाँ पे आप जो रेंट पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिडक्शन की बात की जा रही है सेक्शन 134 के अंदर। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका टोटल इनकम का कैलकुलेशन होगा इस नए इनकम टैक्स एक्ट में, जो आपका टोटल इनकम का कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो ये आपको यहाँ बताते हैं कि आप डिडक्ट करेंगे टोटल इनकम, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से आप डिडक्ट करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट, जो आप रेंट की पेमेंट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो वो आप आपकी इनकम में से डिडक्ट करोगे। तो अब क्या पूरा कर देंगे? तो ये बोलते हैं नहीं, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो आगे जो प्रोविजंस हमने लिखे हैं इस सेक्शन के अंदर उनको ध्यान में रखते हुए उनके बेसिस के ऊपर आप डिडक्शन करोगे अपनी टोटल इनकम से। मतलब आपको एक तरह से डिडक्शन दे रहे हैं जो रेंट पेमेंट है उसके रिगार्डिंग, वो कितना मिलेगा वो आपको आगे ये सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शंस के अंदर बता रहे हैं। और इसके बाद ये आगे बताते हैं कि चाहे वो जगह फर्निश्ड हो, अनफर्निश्ड हो। इसके बाद जो स्पेशल चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये कि वो ऑक्यूपाइड बाय हिमसेल्फ होना चाहिए। मतलब जिस जगह का आप लेना चाह रहे हो, डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हो, वहाँ पे आप खुद रह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगा और वो आप अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, आप अपने खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी और पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि उस जगह को आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप इस सेक्शन का डिडक्शन लेने की बात कर रहे हो। तो अगर आप उसे रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप खुद रह रहे हो वहाँ पे और उसके लिए आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे सभी के लिए आपको रेंट के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेंगे।
और कितना मिलेगा उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये लिखते हैं कि जो आपको मिलेगा रेंट का डिडक्शन, वो आपको मिलेगा जो रेंट आपका एक्सीड करेगा 10% ऑफ द टोटल इनकम। तो जो आपका रेंट है वो आपकी टोटल इनकम के 10% से जितना एक्सीड करेगा उतनी अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहली आपकी अमाउंट क्या होगी, इसे मैं अगर सिंपली रखूँ आपके सामने, तो जो आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, तो जितना आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से 10% ऑफ टोटल इनकम आप कर दीजिए। पहली चीज आप ये देखेंगे। दूसरा, यहां पे एक लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपको 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको महीने के 5,000 रुपए लेने हैं, तो 5,000 रुपीज पर मंथ लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम लीजिए। और तीसरी चीज 25% ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स ईयर, आपकी जो टोटल इनकम है पूरे टैक्स ईयर की उसका 25% ले लीजिए। और इन तीनों में से जो भी लोअर होएगा, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतनी अमाउंट का आपको डिडक्शन यहाँ पे सेक्शन 134 के अंदर मिल जाएगा। तो समझिए यहाँ पे जो सेक्शन 134 में कैलकुलेशन है वो एम्प्लॉइज जिन्हें एचआरए मिल रहा है, जिसे हाउस रेंट के नाम पे पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर से, उनके लिए नहीं है। ये उनके अलावा जो रेंट का डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हैं उनके लिए सेक्शन 134 है। ये बात हमें कहाँ से पता लग रही है, तो आप बात आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जहाँ पे एसएससी की कोई इनकम है जो शेड्यूल 3 की टेबल 11 के अंदर फॉल कर रही है, सीरियल नंबर 11 के अंदर अगर कोई इनकम आ रही है, जो हमने अभी देखा कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए के लिए, हाउस रेंट के लिए कुछ अलग से पैसा दे रहा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा सेक्शन 134 के अंदर। तो सेक्शन 134 स्पेसिफिकली उन्हीं केसेस में लगेगा जहां पे एम्प्लॉयर से आपको हाउस रेंट के लिए कुछ अलग से पैसा नहीं मिल रहा। तो जब आपको एक कैलकुलेशन समझ आ गई है सेक्शन 134 की जो सबसेक्शन 2 के अंदर दी हुई है, तो सबसेक्शन 3 क्या लिखता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसेक्शन 3 के अंदर भी आगे यही बात लिखता है कि और कंडीशंस, लिमिटेशंस यहाँ पे दी जा सकती है रिगार्डिंग एरिया, प्लेस, कि कहाँ पे वो अकोमोडेशन सिचुएटेड है, कौन से एरिया में, कौन सी प्लेस पे है, उसके बेसिस पे कुछ कंडीशन दे सकते हैं, कुछ लिमिटेशन दे सकते हैं, जो भी वहाँ पे वो देना चाहें। तो वो आगे आपको आने वाला टाइम में नोटिफिकेशन के थ्रू, रूल्स के थ्रू पता लगने वाली है। इसके बाद जो आगे सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बात करते हैं कि आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जो सेक्शन 134 है उसके अंदर डिडक्शन की बात हो रही है रेंट पेमेंट के रिगार्डिंग, वो आपको नहीं मिलेगा। किस किस केसेस में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये पूरा उसे डिटेल के अंदर बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये ए के अंदर लिखते हैं कि कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि आगे ये लिख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास अगर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है तो उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल अकोमोडेशन देखना है। आपके पास कुछ कॉमर्शियल चीज़ है, इनके पास कोई कॉमर्शियल चीज़ है, तो वहाँ पे इसका आपको बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास रेजिडेंशियल चीज़ है तो आपको ये बेनिफिट डिनाई किया जाएगा। अब एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किसके पास है, तो या तो हो सकता है कि वो आपके स्पाउस के पास हो, या आपके खुद के पास हो, या आपके माइनर चाइल्ड के पास हो। अगर आपके मेजर चाइल्ड के पास है तो आपको बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर आपके माइनर चाइल्ड के पास अगर कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है तो आपको बेनिफिट डिनाई किया जाएगा। या फिर अगर आप किसी एचयूएफ के मेंबर हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, और उस फैमिली के पास कोई अकोमोडेशन है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, और वो कहाँ पे है ये भी चीज़ आपको समझनी जरूरी है। तो वो कहाँ पे है, जहाँ पे आप नॉर्मली अपना जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, अगर वहीं पे वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है तो वहाँ पे उस केस के अंदर आपको जो सेक्शन 134 है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप जॉब तो कर रहे हैं मुंबई के अंदर और आपको कोई एचआरए वगैरह नहीं मिल रहा, और आपका जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपकी स्पाउस के पास वो मान लीजिए दिल्ली में है, तो उस केस के अंदर भी ये सेक्शन 134 का जो बेनिफिट यहाँ पे देने की बात हो रही है वो डिनाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये हो जाती है कि जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो कहाँ पे है, जो आपका नॉर्मल एरिया ऑफ ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट है, या बिजनेस और प्रोफेशन है, वहां पे अगर होगा तो आपको ये बेनिफिट डिनाई होगा। मतलब अगर आपके स्पाउस का है, माइनर चाइल्ड का है, आपकी फैमिली का है, वो तो अगर सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में होगा तभी आपको बेनिफिट डिनाई होगा। आपके केस में चाहे उस एरिया में हो चाहे कहीं और भी हो, तो इसका सेकंड पॉइंट वो बात करता है कि जो ओन्ड बाय एसएससी है, जो आप खुद ओन करते हो किसी दूसरी जगह पे भी, लेकिन उसे आप यूज कर रहे हो अपने खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, मतलब आप खुद वहां पे रह रहे हो, किसी और जगह भी है जो आपका नॉर्मल बिजनेस का एरिया है, नॉर्मल जॉब का एरिया है जहां से आप कर रहे हो, वहां के अलावा भी आपके खुद के नाम पे कोई जगह है कहीं और भी है, और अगर आप उसे खुद यूज कर रहे हो, खुद के अकोमोडेशन के लिए यूज कर रहे हो, खुद के ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे के अंदर तब भी आपको जो सेक्शन 134 है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सिंपली अगर मैं इसे आपके सामने रखूं तो मान लीजिए आपकी स्पाउस के नाम पे कोई घर है, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई घर है, आपकी फैमिली के नाम पे घर है जिसके आप एचयूएफ के मेंबर हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको डिडक्शन तभी डिनाई होगा जब वो घर जो एकोमोडेशन है वो आपके नॉर्मल एरिया के अंदर, नॉर्मल प्लेस ऑफ स्टे के अंदर है, जहां पे आप जॉब करते हो, जहां पे आप बिजनेस करते हो, वहां है तो आपको बेनिफिट डिनाई होगा। और अगर आपके खुद के नाम पे है तो इवन अगर वो कहीं और पे भी है और वो आप ही अपने अकोमोडेशन के लिए, आप ही अपने ऑक्यूपेशन में यूज कर रहे हो, तो भी आपको बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स
यहाँ पे आपको समझ आ गई कब कब आपको डिनाई हो रहा है। और बी के अंदर हमने देख लिया कि जो आपका अगर शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 11 के अंदर कवर हो जाते हो तो भी आपको ये बेनिफिट डिनाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे केसेस है जहाँ पे आपको ये बेनिफिट डिनाई हो जाएगा सेक्शन 134 का। इसके बाद एक सवाल आ जाता है कि इन्होंने चलो बोल दिया 10% आप ले लीजिए, आप 25% ले लीजिए, जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे 10% का आप लेंगे, यहाँ पे 25% की आप कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 10% 25% किसका, तो ये 10% 25% आपको जो देखना है, ये जो आपका सेक्शन 134 का डिडक्शन की यहाँ पे बात चल रही है, उसे क्लेम करने से पहले वाली जो टोटल इनकम है, मतलब मान लीजिए डिडक्शन आपने अभी तक क्लेम नहीं किया, उससे पहले जो आपकी टोटल इनकम बन रही है उसमें से आपको ये 10% 25% जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है उसे डिडक्ट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आफ्टर वाले इनकम में से कुछ डिडक्ट करना है, जो आपकी बिफोर वाली इनकम है टोटल इनकम, उसी में से 10% 25% को डिडक्ट करते हुए अपनी ये टोटल डिडक्शन का कैलकुलेशन करना है जो आपके हाउस रेंट के रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है उसके अंदर जो हाउस रेंट के रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगा उसके रिगार्डिंग एक डिस्कशन था। आपको इसके अंदर ये देखना होगा कि क्या आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ एचआरए वगैरह मिल रहा है क्या। अगर एचआरए मिल रहा है तो आपको सेक्शन 11 के साथ शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 11 के हिसाब से देखना होगा, जिसके रूल्स जिसकी कैलकुलेशन अभी आने वाली है गवर्नमेंट रूल्स के अंदर उसकी पूरी कैलकुलेशन बताएगी। और अगर आपको इस तरह से कोई भी एचआरए नहीं मिल रहा या आप कहीं पे बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर नहीं है, तो ऐसे के अंदर आप सेक्शन 134 का भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी सेक्शन 134 के अंदर दी हुई है, जो आप जाके सेक्शन 134 में देख सकते हैं, जिसकी हमने अभी डिटेल के अंदर डिस्कशन भी किया। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 134 का बेनिफिट आपको कब नहीं मिलेगा, किस किस केस में आपने सेक्शन 134 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो आई होप इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू आपको हाउस रेंट के रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।